ये वो आर्टिकल है जिसमें ऐसे फैक्ट रेलेवेंट हो जाते हैं जिनकी रेलेवेंसी किसी और आर्टिकल में नहीं बताई गई। बड़ा वाइडर इसका स्कोप है। सर रिपीट कर ये आर्टिकल 24 को हम शुरू कर रहे हैं, जो दो बुनियादों पर बेस्ड है कि एक जनरल क्राइटेरिया दिया जा रहा है रेलेवेंसी का। जितने भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, अब तक पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे, वो किसी खास एंगल से हैं। ये आपने साबित करना है तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा, ये है तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा, स्पेसिफाइड हैं उसमें। जैसे 19 में हमने पढ़ा कि जी उसमें है, फिर 20 में है, 21 कॉन्डक्ट है, 22 में है कि फिर कोई ना कोई स्पेसिफाइड फैक्ट के लिए वो रेलेवेंसी है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 19 से लेकर 69 जो रेलेवेंट डिक्लेयर किए गए हैं, अगर कोई फैक्ट उन सारे फैक्ट्स में से किसी में भी डिक्लेयर नहीं किया गया कि रेलेवेंट है, ऐसा फैक्ट जो किसी और आर्टिकल में रेलेवेंट नहीं डिक्लेयर किया गया, वो इस आर्टिकल में रेलेवेंट हो सकता है। शर्त यह है कि या तो वो फैक्ट कंट्राडिक्टरी हो, इनकंसिस्टेंट हो, मुतसादम हो फैक्ट एंड इशू से। मैंने बात की है कि जितने भी फैक्ट रेलेवेंट है उनकी शहादत किस मकसद के लिए हम देते हैं, बताएं? क्या साबित करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट की शहादत दी जाती है? तो पॉजिटिव डिक्लेयर करता है कि आप ये भी ले आए, ये रेलेवेंट है, ये ले आए, ये रेलेवेंट है। यहां कहा जा रहा है कि ऐसा फैक्ट जो किसी और आर्टिकल में डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो रेलेवेंट है, इस आर्टिकल में रेलेवेंट हो सकता है, बशर्ते कि दो शराइत पर पूरा होता है। पहली शर्त क्या है कि वो फैक्ट एंड इशू जिसको हमने साबित करना है उससे मुतसादम हो, उसके खिलाफ हो, उसको कंट्राडिक्ट करे, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को साबित करे। एक बात क्या कहे, उससे कंट्राडिक्ट करे, इनकंसिस्टेंट हो, फैक्ट एंड इशू से इनकंसिस्टेंट होना, कंट्राडिक्शन करना उसकी। यही अब इसके उल्ट ऐसा फैक्ट जो उसको कोराबोरेट करे, उसकी तायीद करे, उससे कंसिस्टेंट हो, उसकी एग्जिस्टेंस को साबित करे। यही दो क्राइटेरिया है। या ऐसे फैक्ट जो किसी फैक्ट एंड इशू से इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट कंट्राडिक्टरी है या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है, वो रेलेवेंट है। लेकिन सिंपल उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड, इम्प्रोबेबिलिटी नेगेटिव सेंस। प्रोबेबिलिटी होता है मुमकिना है, लाइकली है, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी लाइकली होना। लेकिन सिंपल लाइकलीहुड नहीं। जैसे हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा
कि fact necessary to explain or introduce any fact in issue or relevant fact or with support or rebut. Support or rebut. Support क्या है? और rebut? Contradiction. यही बात यहां भी कही जा रही है। वहां corroboration ऑर्डिनरी है, सिर्फ corroborate कर रहा है बस, या कंट्राडिक्ट कर रहा है, जस्ट कंट्राडिक्टिंग। यहां कहा जा रहा है कि अगर कंट्राडिक्ट करना है तो उसको हाईली इंप्रोबेबल बना दे, इतना ऊंचे दर्जे का कंट्राडिक्ट करे कि जैसे वो फैक्ट इन इशू है ही नहीं, इतना corroborate करे, नॉर्मल corroboration नहीं, जस्ट लाइक्लीहुड नहीं, जस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं, क्या हाईली प्रोबेबल, हाईली मोर देन प्रोबेबल, जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर कंट्राडिक्शन करता है तो उसको बिल्कुल खत्म करके रख दे कि ये है ही नहीं। कैसे? जी कैसे? कैसे? एक शख्स पर इल्जाम है कि यू कमिटेड रेप विद सच एंड सच लेडी। वो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करता है कि जनाब 2 साल पहले मुझे तो ऐसा फ्रैक्चर हुआ था स्पाइनल कॉर्ड में कि मैं तो आई एम टोटली इम्पोर्टेंट रहूं, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू परफॉर्म दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स। हाईली इंप्रोबेबल करार दे रहा है ये फैक्ट कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं कि वो ये फेल कर सके। समझ आ गई? दिस इज हाईली इंप्रोबेबल टू दैट एक्सटेंट व्हेन इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये हैं दो इसके क्राइटेरिया। इनकंसिस्टेंट इतना कि हाईली इंप्रोबेबल करार दे, कंसिस्टेंट इतना कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको प्रूविंग जो है वो बहुत आला दर्जे की हो, हाईएस्ट लेवल की हो। नॉर्मल जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो नॉर्मल corroboration करेंगे या नॉर्मल एविडेंस देंगे उसको corroborate करने के लिए या कंट्राडिक्शन करेंगे। इट इज नॉट क्लियर। अब देखें, एक शख्स पर इल्जाम है कि तुमने गुलबर्ग में या फलां जगह पर फलां तारीख को फलां बजे ये ऑफेंस कमिट किया, मर्डर किया किसी। वो कहता है कि जी उस दिन उस वक्त मैं तो पेशावर में था या मैं इंग्लैंड में था, मेरा उस दिन उस वक्त इंग्लैंड में होना मेरा साबित करता है कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं किसी लिहाज से भी कि मैं उस वक्त या उस दिन लाहौर में गुलबर्ग में हूं। ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंट्राडिक्ट कर रहा है या corroborate कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस हद तक कंट्राडिक्ट कर रहा है, इस हद तक इनकंसिस्टेंट है विद द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है कि यू हैव मर्डर ओवर हियर एट लाहौर ऑन सच एंड सच डेट एट सच एंड सच टाइम। ही सेज on such and such date on such and such time I was at such a place from where it was not at all humanly possible for me to be present over here। तो उसकी यहाँ जो प्रेजेंस बताई जा रही है ये इनकंसिस्टेंट है उसकी उस पुलिस से। अगर वो साबित हो जाती है तो वो इस जगह पर उसके होने को इनकंसिस्टेंट करार दे रही है। अगर उसकी प्रेजेंस इनकंसिस्टेंट है तो फिर उसकी पार्टिसिपेशन भी इनकंसिस्टेंट है। इफ ही इज, क्योंकि दो जगह उसका होना मुमकिन ही नहीं। यही इस आर्टिकल में जो मेन जो इस आर्टिकल का, इस आर्टिकल को दो तरीके से हम लेंगे। एक तो है कि ये आर्टिकल कहता क्या है, व्हाट डज इट कंटेन। फिर इसी में से एक
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली भी और आपके इम्तहानी नुक्ता निगाह से भी। उसको कहते हैं प्री ऑफ एनी बाई, एल्सवेयर। ये लैटिन लफ्ज है लातीनी ज़बान का, जिसका मतलब एल्सवेयर। मैं गुलबर्ग नहीं, मैं एल्सवेयर हूं। कहां हूं ये उसने साबित करना है, और अगर वो ये साबित कर दे कि आई वॉज एल्सवेयर, आई वॉज नॉट एट द प्लेस ऑफ अक्रन, मैं उस वक्त उस जगह पर मेरा मौजूद होना ही मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्प्रॉबेबल है, इनकंसिस्टेंट है, कंट्राडिक्टरी है, तो ये भी प्री ऑफ एलिबाई, ALIBI, एलिबाई, इसको एलिबाई पर एल्सवेयर। अब इस आर्टिकल को या तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हेन फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, कब ऐसे फैक्ट जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है, अदरवाइज रेलेवेंट मीन नॉट डिक्लेयर्ड रेलेवेंट इन एनी अदर लॉ, इन एनी अदर आर्टिकल, कोई ऐसा फैक्ट जो स्पेसिफिकली किसी आर्टिकल में 18 से लेकर 19 से लेकर 69 तक डिक्लेयर नहीं किया गया, वो इसमें रेलेवेंट हो सकता है, बशर्ते के क्या हो, उससे इनकंसिस्टेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी या इम्प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट लेवल की साबित करे वो। सो ये आर्टिकल इस तरह से पढ़ता है, कहता है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। एक पार्ट ये, इनकंसिस्टेंसी मीन्स कंट्राडिक्शन, और इनकंसिस्टेंसी, अब मैंने एक के लिए 4 लफ्ज बोले हैं, कंट्राडिक्शन, इनकंसिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट, और फिर उसका हाईली इम्प्रोबेबल होना। इम्प्रोबेबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी होना चाहिए। ऑलमोस्ट यही है। अगर दोनों जगह है, पिशावर में भी हो सकता है, आजकल तो क्या कहते हैं, ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं कि वन मे विद नो टाइम मे बी एट अनदर प्लेस। अगर ऐसी सूरत है तो फिर वो प्ली ऑफ एलिबाई फुल प्रूफ नहीं है, हाईली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी है तो मोस्ट लाइकली। तो कंट्राडिक्शन, फिर लफ्ज क्या बोला, नॉन एग्जिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फिर नॉन एग्जिस्टेंट, फिर हाईली इम्प्रॉबेबल। ठीक हो गया, भूलना नहीं इनको। क्रैबोरेशन, फिर क्या, कंसिस्टेंट, एग्जिस्टेंट, हाईली प्रोबेबल। ठीक हो गया, भूलेंगे तो नहीं। अब देखें, आपका आधा क्वेश्चन इसी से कवर हो सकता है। ये 2 पहले तो बन गए आपके, इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है विच आइदर बाय देमसेल्व्स, यानी फैक्ट्स आइदर बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और हाईली प्रोबेबल, या बजाते खुद वो आइदर बाय देमसेल्व्स, वही फैक्ट जो किसी और जगह डिक्लेयर नहीं किए गए, वो बजाते खुद उस फैक्ट को की नॉन एग्जिस्टेंस करके उसको इम्प्रॉबेबल, हाईली इम्प्रॉबेबल बना दे, या दूसरे फैक्ट्स के साथ जो रेलेवेंट है उनके साथ मिलकर, क्योंकि रेलेवेंट फैक्ट तो नहीं निकलने ना, वो तो हर सूरत में उनकी शहादत तो दी जा सकती है। सो द फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट इफ आइदर बाय देमसेल्व्स, बजाते खुद, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, मिलकर क्या करें, मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस से चाहता है वो कहेगा दी corroborate है, जो नॉन एग्जिस्टेंस चाहता है वो कहेगा दी contradictory। मेक
defect and issue or relevant fact highly probable or highly improbable. ठीक हो गया? कोई ambiguity तो नहीं है? ठीक हो गया. Now we will proceed towards plea of alibi. प्ली ऑफ एलिबी से पहले करनी आपने इसकी तो दे दी इम्प्रॉबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की भी कोई एग्जांपल दे. Probability, yes. यानी दूसरे मायनों में आपको ये जब ये आप डिस्कशन कर लेते हैं तो उसके आगे लिखेंगे कि ये वो फैक्ट है, यानी ये वो आर्टिकल है जिसके तहत आप किसी फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं और डिसप्रूव कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे आपने कहा, क्योंकि मिसालों से ये चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं. जैसे इन्होंने कहा कि जो मसलन कैसे, तो आप बोलेंगे नहीं. अब आपका सवाल जो है उसका जवाब ये है कि अगर किसी की पैटर्निटी का झगड़ा है कि क्या वो इस बच्चे का बाप है कि नहीं है, उसके लिए और बहुत सारी शहादत दी जा सकती है. उसका डेथ, वो क्या कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है या कुछ और है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. एक जो इस आर्टिकल के तहत रेलेवेंट है, क्या उसके फीचर उसके अलेज्ड बाप से मिलते हैं या नहीं मिलते? अगर मिलते हैं तो क्या है? हाईली प्रोबेबल. और अगर नहीं मिलते तो हाईली प्रोबेबल. तो दोनों शहादत दी जा सकती है इसी आर्टिकल में. बाकी सारे रेलेवेंट होने के जो एविडेंस है वो तो आए ही आए. सो किसी की सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी फीचर्स के लिहाज से. डीएनए टेस्ट हैज नथिंग टू डू विद दिस इनकंसिस्टेंसी. वो तो एक और एविडेंस है जो आप ला सकते हैं. वो तो डीएनए टेस्ट तो एक वो एविडेंस है जो मेडिकल एविडेंस है किसी और आर्टिकल के तहत, तो वो रेलेवेंट है. हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल के लिहाज से. इसलिए मैंने कहा कि और पैटर्निटी को डिसप्रूव करने के लिए या प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस आप दे सकते हैं. उस एविडेंस के अलावा एक ये भी एविडेंस है जो आर्टिकल 24 में कवर होती है कि सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स और डिसिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स. इसका डीएनए से या मेडिकल टेस्ट से ताल्लुक नहीं है, ये तो बज़ाहिर है. ऑन द फेस ऑफ इट यू विल सी कि इसकी शक्ल उससे मिलती है या नहीं मिलती. कद काठ है, फीचर्स है, नाक है, डिसेंट है, जो भी है. अब यहां तक तो क्लियर हो गया ना कि या बजाते खुद क्या करें, हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस. जिसने कहना है कि कोलैबोरेट करना है वो कहेगा जी फैक्ट एग्जिस्ट करता है. दूसरे ने क्या कहना है, जैसे हमने आर्टिकल 18 में पढ़ा कि in any suit or proceeding evidence may be given of the existence or non-existence of every fact and issue or such other facts as are hereinafter being declared as बस. In every suit or proceeding evidence may be given of every fact and issue and such other facts as are hereinafter being declared To be relevant. यार रेलेवेंसी तो बार बार कह रहा हूं, और रेलेवेंट कौन से आर्टिकल हैं जो डिक्लेयर करते हैं? बोले 18 to 20, 18 to 64. तो फिर यही तो आर्टिकल 18 कह रहा है कि जिसने आर्टिकल ऑनवर्ड्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं इसी चैप्टर में वो रेलेवेंट है. आप उसकी चालू दे सकते हैं. एक तो यह है कि इस आर्टिकल को कहते हैं कि इट्स रेजिड्यूरी आर्टिकल. क्या है रेजिड्यूरी? RESIDURY रेजिड्यूरी. RESIDURY. ये नाम सुना हुआ है रेजिड्यूरी? पचा कुचा जिसमें. तो इसलिए इसको कहते हैं रेजिड्यूरी
कि जो कोई फैक्ट किसी और आर्टिकल में डिक्लेयर नहीं किया गया वो यहाँ रेलेवेंट हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इंग्लिश लॉ का जो सारा लॉ ऑफ रेलेवेंसी है हमारे इस अकेले आर्टिकल में वो सारा लॉ जो है वो कवर हो जाता है। इट इज़ सो वाइडर थिंग, लेकिन इतना वाइडर भी नहीं जितना वाइडर नज़र आता है, क्योंकि अगर तो वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाला है या इम्प्रॉबेबिलिटी की हद तक है तो फिर ये रेलेवेंट नहीं होगा। उसके लिए क्या है, हाईली इम्प्रॉबेबल या हाईली प्रोबेबल। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट इसके अंदर कवर होंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले तो वो जिस फैक्ट को इस आर्टिकल के तहत आप लाना चाहते हैं वो कंक्लूसिवली प्रूव हो। क्या हो, कंक्लूसिवली मीन क्या होता है कंक्लूसिव, जिसकी कंक्लूसिव वो कंक्लूसिव और है, कंक्लूजन से है, वो कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूसिव नहीं, कंक्लूसिव। देखिए आर्टिकल 2(9), पहले दो निकालें आर्टिकल। शुरू वाला आर्टिकल, उसका आर्टिकल 7 पढ़े। कब आर्टिकल 7? Whenever it is provided by this order that this court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved. ठीक हो, or may ये है कि अगर डिक्लेयर करता है कोर्ट में प्रिज्यूम तो कोर्ट कह सकती है एग्जिस्ट करता है, लेकिन दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, उसको डिस्प्रूव कर सकती है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल 8 पर। Whenever it is directed by this order that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. यहाँ भी डिस्प्रूव की इजाजत है। ठीक है, आगे क्या है? When one fact is declared by this order to be conclusive proof, कंक्लूसिव प्रूफ, जिसे disprove न किया जाए। जिसको डिस्प्रूव न किया जाए, जिसको डिस्प्रूव करने की इजाजत ही नहीं है, उसको कहते हैं कंक्लूसिव। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ, ये मिसाल तो उसमें दी गई है। ऐसा फैक्ट, यानी वो ये कहते हैं कि ये जो आप फैक्ट लाना चाहते हैं आर्टिकल 24 के तहत, अगर आपने किसी की प्रेजेंस एल्सवेयर को साबित करना है और कहते हैं जी गुलबर्ग में साबित वो नहीं है, तो फिर क्या छोटा मोटा कोई ले आएंगे? ऐसा फैक्ट लाएंगे जो जिसको डिस्प्रूव करना मुश्किल हो, नामुमकिन हो। अगर वो प्रूव करता है जी मैं तो इंग्लैंड में बैठा हुआ था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप इंग्लैंड में नहीं है? उसके खिलाफ उसके पास पासपोर्ट है, उसके पास वीजा है, उसके पास टिकट है, हाउ विल यू डिफाई इट? तो कंक्लूसिव प्रूफ हो गया ना इस मामले का, यही वाज एल्सवेयर। वो कहते हैं इस एक्ट के, इस आर्टिकल के तहत किसी फैक्ट की एविडेंस देने से पहले ये फैक्ट मस्ट बी क्या प्रूव, कंक्लूसिवली प्रूव, कि जिसको रिबट करना पॉसिबल ही ना हो। दूसरा फैक्ट ये है कि इतना करीब हो उस फैक्ट इशू के, सो इमीडिएट कि कोर्ट उस फैक्ट को मद्देनजर रखना कोर्ट के लिए जरूरी हो जाए, कोर्ट इसको इग्नोर ना कर सके। किसी फैक्ट एंड इशू को नॉन कंसिस्टेंट कराने के लिए उससे इतना करीब हो कि कोर्ट उसके बगैर, उसको कंसिडर किए बगैर फैसला ना करे, या इतना करीब हो उसकी नॉन एग्जिस्टेंस के लिए।
कहते हैं ना वो तो लत्तों ही ले गया हैं? इसका मतलब बड़ा करीब था तो उसने उसकी टांगे पकड़ के उसको जकड़ दिया। तो बाज़ दफ़ा लफ्ज़ जो होते हैं ना पंजाबी वाले वो जरा थोड़ा सा और मामले को क्लियर कर देते हैं। तो मतलब ये है कि भाई इतना इमीडिएट कनेक्शन हो कंट्राडिक्शन करने के लिए, या इतना इमीडिएट कनेक्शन हो उसकी करबोरेट करने के लिए कि कोर्ट उसको किसी सूरत भी इग्नोर ना कर सके। ये दो रिक्वायरमेंट्स होगी, कंक्लूसिव प्रूफ और सो क्लोज। अब चलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई की तरफ। प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में कहते हैं, अच्छा ये एक प्ली ऑफ एलिबाई जो है, ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इसका मतलब है कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम है कि उसने ये काम यहाँ पर किया है, वो कहता है जी मैं उस वक्त ये किसी और जगह था। यही है प्ली ऑफ एलिबाई इन नटशेल जिसको हम कहते हैं। ये कुछ तो पीपीसी के एक्सेप्शन है जो कहते हैं कि जी अगर उस चैप्टर में आपका कोई केस फॉल करता है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। ये पीपीसी की एक्सेप्शन नहीं है, इट इज अ रूल ऑफ लॉ, इट्स रूल ऑफ एविडेंस। इट्स नॉट एन एक्सेप्शन टू पीपीसी और एनी अदर लॉ। किसी क्रिमिनल लॉ की एक्सेप्शन नहीं है। ये तो आपने पढ़ा ना एक्सेप्शन में, अगर बंदा माइनर है, अनसाउंड है, तो जो वो एक्ट करता है वो ऑफेंस नहीं है, या सेल्फ डिफेंस से मारता है तो वो भी ऑफेंस नहीं है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी लॉ की, ये कानून शहादत का रूल ऑफ एविडेंस है। तो कहा गया कि भाई अगर ये प्ली कोई लेता है और वो उसको कंक्लूसिवली प्रूव करता है, फुल प्रूफ है, तो इट इज बेस्ट नेगेटिव एविडेंस उसकी डिफेंस की। सबसे इफेक्टिव जो डिफेंस है वो प्ली ऑफ एलिबाई है। प्ली ऑफ एलिबाई इज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन, मोस्ट इफेक्टिव नेगेटिव डिफेंस फॉर एन अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के लिए सबसे बेहतर प्ली जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई है। लेकिन अगर वो उसको कंक्लूसिवली साबित कर सके, फुल प्रूफ सिस्टम हो, एविडेंस में झोल कोई ना हो, अबाउट डाउट हो, तो फिर अब इस पर आगे बहुत सारे साइटेशन भी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। अब इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो हमने उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए बात की ना, उसकी रेलेवेंसी के लिए बात की, लेकिन अब मैं जो दो बातें कहने लगा हूं वो एक तो ये है कि प्ली ऑफ एलिबाई फौरी तौर पर ली जाए। जब किसी पर इल्ज़ाम लगता है किसी ऑफेंस के कमिट करने का, तो ही मस्ट टेक दिस प्ली एज सून एज पॉसिबल। दूसरा, टाइम फैक्टर, कि जितना टाइम में वो ऑफेंस कमिट होती है उसको वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन करे। टाइम को देखें, एक ट्रांजैक्शन आधा घंटा होती है और वो कहीं क्रूबो ज्वार में ही है। इंग्लैंड की मिसाल दी तो वो तो वैसे ही मुमकिन ही नहीं ना उसका होना। अगर वो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में किसी ऐसी जगह बैठा है जहां से अगर वो चल पड़े आने के लिए, और जितना टाइम उस ट्रांजैक्शन ने लिया है उसको वो एक्सप्लेन कर दे कि उस वक्त इतने टाइम में तो मैं किसी और जगह था, वहां से भी आता भी तो मैं यहाँ नहीं आ सकता था। यानी फासला उस प्लेस का और इस प्लेस का, और टाइम जो है उसको सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करें। उस जगह इस वक्त मेरा किसी सूरत भी आना पॉसिबल नहीं था।
My presence elsewhere is inconsistent with my alleged presence at Gulbarga. जो मुझ पर इल्ज़ाम है कि तुम प्रेजेंट थे उस वक्त गुलबर्ग में उस तारीख को इतने बजे, मेरा किसी और जगह होना उससे मुतसादम है उस फैक्ट से। लिहाजा वो फैक्ट जो इनकंसिस्टेंट है यही आर्टिकल में रेलेवेंट है। अब ये दो चीजें जरूरी हैं। मैं एक केस मैंने फैसला किया था। आप में से कोई हाफिजाबाद का है? नहीं। मैं एडिशनल सेशन जज था गुजरांवाला। हाफिजाबाद उस वक्त गुजरांवाला का हिस्सा था, डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। वहां की एक पॉलिटिकल फैमिली, जो एक एमपीए भी था, कुछ और भी थे, एक उनका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन था, वेल टू डू पॉलिटिकल दौर था इनका भी। उन्होंने अपने इलाके का एक बदमाश था, उसको इल्ज़ाम था उन पर, उन 4 वो थे, एक उनका मुलाजिम था। इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने कलाशनकोव से उस बदमाश को मार दिया। उसके जिस्म पर बेबहा गोलियां थी, बर्स निकलता है ना उसका, कलाशनकोव का। ये केस था, बड़ा टची केस, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व उसमें। वो खैर फिरते 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 ट्रांसफर होकर मेरे पास आ गया। मैं अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मुझे प्रमोट हुए, एक बड़ा टेस्ट केस बन गया। डॉक्टर खालिद रंजा वाज देयर एडवोकेट। वो जेल में थे, गुजरांवाला जेल में, ट्रायल जेल में होता था। तारीख वाले दिन हमने जाना, मुलजमान के वकील भी आ जा रहे। वो जो सुप्रीम जेल का कमरा होता था वो कोर्ट बनी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने मुलजमों को निकालना, केस होना। अल्टीमेटली केस जो था वो फाइनल आ गया। उन्होंने प्री ये ली, मुलजमान ने, कि जिस दिन वाक़या हुआ है हम तो इस्लामाबाद थे, हम सियासी लोग हैं, लोगों के काम होते हैं, हम इस्लामाबाद जाते रहते हैं। उस दिन उस वक़्त हम फलां मिनिस्टर के पास बैठे थे, वहाँ हमने चाय पी थी, फिर रात को हम फलां के यहाँ ठहरे थे, फिर अगली सुबह हम फलां एमएलए के पास गए थे, और फिर शाम को फिर फलां मिनिस्टर के पास गए थे। ये 2-3 दिन की एक्टिविटीज़, प्रेजेंस उन्होंने इस्लामाबाद में शो की। वो वही गवाह जो थे, मिनिस्टर और एमएलए, वो डिफेंस विटनेसेस के तौर पर पेश हुए, और उन्होंने आकर वो प्रूव किए अपने सर्टिफिकेट कि ये मेरा जारी करता है, ये मेरे पास थे, ये मेरा जारी करता है, ये मेरे पास थे, सो एंड सो फोर्थ। बज़ाहिर केस खत्म होता है। जब आईओ आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सबसे एंड पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है। ये हमेशा, क्योंकि उसने जो तफ्तीश की होती है उससे फिर जो वो जो गवाह के बयान होते हैं वो भी प्रूव किए जाते हैं, जिसको आप सेक्शन 161 और 162 में आप पढ़ते हैं। वो भी पुलिस वाला आके साबित करता है कि मैंने बयान लिखे थे। वो आया, उसने कहा कि जी जब ये एफआईआर दर्ज हुई, अब वो सियासी लोग थे, डेरेदार थे, मशहूर फैमिली थी, तो मैं इनके डेरे पर गया, तो मुझे वहां ये बताया गया कि वो घर पे नहीं है। फिर 2, 4, 5 रोज बाद मैं फिर गया, किधर है? अभी घर पे नहीं है। तो 2-3 विजिट में उनको 15-20 दिन गुजर गए।
हर दफ़ा मुझे यही जवाब मिलता कि नहीं है। उसके बाद फलां तारीख को मैंने अरेस्ट किया तो ये सर्टिफिकेट इन्होंने मुझे दिए। ठीक है, क्या प्ली ऑफ एलिबाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्यों भाई? टाइमली नहीं ली, टाइमली अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर उनको ये कहना चाहिए था यदि हम यहाँ नहीं थे, हम तो इस्लामाबाद थे। सर उन्हें अगर नॉलेज ना होती तो जी, अगर उन्हें नॉलेज ना हो किसका? उस कत्ल का या जो भी तो घर वाले जानते दसे ना कि कितने ने बंदे ਤੁਹਾਡਾ बंदा कतल को हो गया। एक बंदा नामजद मुलजम है, एक गांव है छोटा सा, वो सिर्फ पूछ के आ जाते हैं। इंज नहीं होता, एडे भोले नहीं है पुलिस वाले, ना ही घर वाले, लीगल बंदे असर रसूख वाले थे ना भी असर रसूख वाले हो, ऑर्डिनरी बंदा भी हो, महल्ले च कतल हो जाए तो नहीं पता लगता। हम बात करें फैक्ट्स की, बहुत बड़ा पिंड रहते हो किसी शहर च रहते हो। क्यों तो एनीवे यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर प्ली पर वक्त ना ली जाए तो वो कोई प्ली नहीं है। यही हुआ ना, प्रोसिक्यूशन के पास ऐसी एविडेंस थी उसको डिसलॉज करने की कि ये मिनिस्टर साहब गलत कह रहे हैं, ना मेरे लिए मुमकिन था ये कहना कि ये तीनों गवाह जो है ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यही प्ली नहीं वक्त पर ली गई, लिहाजा इधर छोड़ दे, खत्म। उनका जो बड़ा था ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन, वो बेल पर था, उसकी डेथ आउट ऑफ कोर्ट ही हो गई। बाकी जो 3 थे उनको मैंने डेथ की सजा दी। मुल्ज़म एक उनका था नौकर, उस पर चार्ज साबित नहीं हुआ, उसको मैंने बरी कर दिया। वो फैसला हाई कोर्ट तक बाहर रहा। जस्टिस खलील रहमान रमदे वाज द सीनियर जज ऑफ द डीवी। फैसला मेरा बाहर रहा, बाद में फिर उनका राजी जमा हो गया, बाद में खत्म हो गया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है प्ली ऑफ एलिबाई जो है, अगर प्रूव हो जाए तो नथिंग लाइक इट।